हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोटेक्रिया पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्त काल से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को एक ही वीडियो में कवर किया गया है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा तथा लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप आज की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो था श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो श्रीगुप्त थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। और अगर पूछा जाता है कि गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था तो वो थे चंद्रगुप्त। देखिए अगला क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के जो सामंत गुप्त को माना जाता है। कुषाणों के सामंत माना जाता है गुप्त को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। जो गुप्त थे कुषाणों के सामंत थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ही था जिसने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी तथा गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक भी चंद्रगुप्त प्रथम ही था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। जो आर्यभट्ट थे वह गुप्त शासन के दौरान एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा कौन थी? अर्थात गुप्त शासक अपने दरबार में किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो जो गुप्त शासक थे अपने दरबार में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो ये थे स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। यह गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। अगला है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कला व स्थापत्य कला के लिए। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा, कला व स्थापत्य कला के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? अर्थात कवि कालिदास को किसका राज्य कवि माना जाता है? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी जिसके कारण इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था। अर्थात इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह है? अर्थात गुप्त वंश के प्रारंभ में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम तो था नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। अगला क्वेश्चन है, एडर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त से। एडर अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। एडर अभिलेख में ही सती प्रथा की घटना का पता चलता है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि पहली सती प्रथा की घटना का पता किस अभिलेख से चलता है? तो ये भानुगुप्त के एडर अभिलेख से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो चीनी यात्री था फायान, वो 399 से 412 ईस्वी तक गुप्त शासक के दरबार में रहा था। तो उस समय किसका शासन था? तो उस समय शासन था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर डी। तो फायान जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही आया था। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? ठीक, तो कविराज किस गुप्तकालीन शासक कहा जाता था? ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है
तो इसका आंसर सभी को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। ठीक, तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा का क्या नाम था, या सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? तो वो कहते थे दिनार। ऑप्शन नंबर ओ ए हो जाएगा, दिनार। ठीक, सोने की मुद्रा कहते थे दिनार। अगला क्वेश्चन है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये माना जाता है गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ठीक, तो शकों के उन्मूलन के बाद, अर्थात शकों को पराजित करने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसके बाद इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शकों के उन्मूलन के बाद। तो इसका एक तरह से और क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि शकों का आक्रमण किस गुप्तकालीन शासक के समय में हुआ था? तो शकों का आक्रमण हुआ था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के समय में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ठीक, तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, विष्णु। ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। देखिए अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? ठीक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के किस उपलक्ष्य में जारी किए? तो ये जारी किए थे शकों को पराजित करने के बाद। क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? शकों को पराजित करने के बाद। ऑप्शन नंबर सी, शकों को पराजित करने के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन है महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था चतुर्थ सदी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चतुर्थ सदी में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चौथे सदी में ही इसका निर्माण हुआ था, और ये एक ऐसा स्तंभ है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? ठीक, भू राजस्व की दर क्या थी? दर अर्थात कर, टैक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसकी जो दर थी वह थी उपज का छठवां भाग। ठीक, 1/6वां भाग या छठवां भाग बोल सकते हैं हम। 1/6 भाग या छठवां भाग, अर्थात जितनी फसल होती थी उसके 6 भाग किए जाते थे और 1 भाग चल जाता था राजा के पास। देखिए अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? मैंने इससे पहले आपको बताया है। तो ये मिला है भानुगुप्त के एड़र अभिलेख से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, भानुगुप्त के एड़र अभिलेख से। या इसे पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो है किस काल के राजाओं के अभिलेख से मिला है? तो आप बोल बता सकते हैं गुप्त काल के राजाओं के अभिलेख से। और किसके अभिलेख से? तो भानुगुप्त के एड़र अभिलेख से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। देखिए अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम, क्या इसका हो जाएगा? नवनीतकम। ठीक, आराम आ रहेगा। नवनीतकम का संबंध है, तो नवनीतकम का संबंध किससे है? तो यह है चिकित्सा से। क्या हो जाएगा? चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, चिकित्सा से। देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ठीक, श्रीलंका के जो राजा थे वो मेघवर्धन थे। उन्होंने जो समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी जो बुद्ध मंदिर बनाने के लिए, वो किस स्थान पे मांगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सा राजवंश जो था हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? ठीक, तो आपको इसका आंसर पता ही होगा कि कौन सा राजवंश था। तो ये राजवंश था गुप्त राजवंश, या गुप्त साम्राज्य, या गुप्त काल, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। ऑप्शन में हो जाएगा सी, गुप्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वराज छेता अर्थात सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने यह सर्वराजो छेता अर्थात सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत 319 से 20 का
प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो माना जाता है कि गुप्त काल में जो था स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, कुछ हद तक होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। देखिए अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? ठीक, अजंता की गुफाओं में कई गुफाएं हैं, तो उसमें से किन गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16, 17 और 19। ठीक, 16, 17 एवं 19। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16, 17 एवं 19। 16, 17 एवं 19 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? ठीक, तो ये मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जहाँ पे भगवान विष्णु के 10 अवतारों का मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए थे? अर्थात किस वंश के शासक थे जिन्होंने ब्राह्मण और मंदिर को सबसे अधिक ग्राम ग्राम मतलब गांव दान में दिए थे? तो वे थे गुप्त वंश। कौन थे? गुप्त वंश के शासकों ने। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हो जाएगा बी गुप्त वंश के शासकों ने ही मंदिर एवं ब्राह्मण के नाम पर गांव जो है दान में दिए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बयाना भरतपुर राजस्थान से। ठीक, भरतपुर के बयाना में, जो भरतपुर कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना भरतपुर राजस्थान में गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बयाना भरतपुर। देखिए अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो आपको इसका आंसर शायद पता हो या ना पता हो, पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजतंत्रात्मक। अर्थात जो राजा का चुनाव होता था वो वंशानुगत होता था। ठीक, लोकतंत्रात्मक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें लोकतंत्र कुछ था ही नहीं। अधिकतर जो होता था राजतंत्रात्मक भी होता था, अर्थात राजा का पुत्र ही था वो राजा बनता था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राजतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? ठीक, अर्थात वह विद्वान कौन था जिसने गणित को एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी थी, या उसने गणित को एक अलग विषय के रूप में बना दिया था कि गणित एक अलग विषय है, सबसे हटके विषय है। तो वो कौन विषय, अर्थात वो कौन विद्वान था? तो वो थे आर्यभट्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए? तो ये किए गए थे गुप्त काल में। ठीक, गुप्त काल में जो थे सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। और पूछा जाए कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसके शासन काल में जारी किए गए थे? तो शुद्ध जहाँ हो जाएगा तो वो कुषाण काल हो जाएगा, और सर्वाधिक जहाँ होगा वो हो जाएगा गुप्त काल। ठीक, तो सर्वाधिक सिक्के जो थे गुप्त काल में जारी किए गए थे, तथा सर्वाधिक शुद्ध सिक्के तो वो कुषाण काल में जारी किए गए थे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो ये थे हमारे राजा गुप्त शासक समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन में जाएगा बी समुद्रगुप्त। देखिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने कितने अवधि के बीच शासन किया? अर्थात गुप्त वंश का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 319 से 500 ईस्वी तक। ठीक, ईस्वी तक है। ऑप्शन नंबर ए 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेर किस शासक का दरबारी कवि था? ठीक, हरिशेर किसका दरबारी कवि था? तो ये था समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा समुद्रगुप्त
किसका दरबारी कवि था? ये था समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो वो था उज्जैन। क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। अगला क्वेश्चन है किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था? शकों को अंतिम रूप से मिटा दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? अर्थात वह कौन गुप्त शासक था जिसने सबसे पहले परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही था जिसने सबसे पहले परम भागवत की उपाधि धारण की थी तथा उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्वंतरी था, तो धन्वंतरी कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार का एक प्रसिद्ध चिकित्सक था धन्वंतरी। ठीक, आप इस नाम से परिचित होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि धन्वंतरी कौन था? तो धन्वंतरी तो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार का एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। ऑप्शन में हो जाएगा बी। देखिए अगला क्वेश्चन है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? देखिए ये क्वेश्चन कुछ हट के आपको लग रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक, अगर आपसे ऐसा पूछा था क्वेश्चन कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है तो ये माना जाता है गुप्त काल की। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ठीक, तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? प्रयाग के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर सी, प्रयाग। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक में होती है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास की जो साहित्यिक कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए अगला क्वेश्चन है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को है? दशमलव प्रणाली अर्थात जिसमें हम लोग 0 से लेकर 9 तक का जो गिनती है यूज करते हैं उसी का श्रेय किस युग को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गुप्त युग को। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुप्त युग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग को। देखिए अगला क्वेश्चन है तांबे का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो गुप्त काल में कौन ऐसा शासक था जिसने तांबे का सिक्का जारी किया था? तो ये था रामगुप्त। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगुप्त। ये अत्यंत दुर्बल शासक भी मान सकते हैं गुप्त साम्राज्य का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगुप्त। रामगुप्त ने ही तांबे के सिक्के जारी किए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धन विजय की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो ये किया था कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर डी। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि बृहद संहिता एवं पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे वराह मिहिर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, वराह मिहिर। आज का आपका क्वेश्चन है कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था।